नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ हिस्ट्री संबंधित जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने स्पष्ट रूप से दिए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हुई, वैदिक सभ्यता हुई, ठीक है, जिनसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। तो देखिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए, कुछ मैं आपके सामने आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि इतिहास का जनक किसे माना जाता। अगर तुमसे पूछ ले कि इतिहास का जनक किसे माना जाता, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता। और इनकी बहुत किसको माना जाता, हेरोडोटस को माना जाता। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। और तुमसे पूछ ले इसको हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो वो हेरोडोटस की पुस्तक है। आगे बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता या स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। उस समय बादशाह था तो कौन था, कर्जन था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया गया। कब किया गया, आग का आविष्कार पूछ ले तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर ने की थी। किसने की थी, विष्णु श्रीधर ने की थी। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता, तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि मानव का पहला पालतू पशु कौन सा था, तो मानव का पहला पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है, पहिए की खोज नवपाषाण काल में की गई और आग की खोज पुरापाषाण काल में की गई, याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य मिले थे, लेकिन अगर तुमसे वैसे पूछ ले, वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात अलग है। अगर तुमसे पूछ ले कि सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो इलाहाबाद के कोल ढहबा से मिले। याद रखना, इंपोर्टेंट है। कहाँ से मिले, तो इलाहाबाद के कोल ढहबा से मिले सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य। और सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले, जो कि पाकिस्तान में है। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य इलाहाबाद के कोल्डेवा से, और कृषि के साक्ष्य तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, आगे बात करें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता है। ठीक है, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व बिंदु कौन सा था, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था। पश्चिमी बिंदु पूछ ले तो पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में था। कौन सा था, पश्चिमी बिंदु सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में था। और तुमसे पूछे उत्तरी बिंदु कौन सा था, तो मांडा था, जो कि लद्दाख में है। कहाँ पर, उत्तरी बिंदु मांडा था, जो कि लद्दाख में था। और दक्षिणी बिंदु दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सुतकांगेडोर पश्चिमी बिंदु था बलूचिस्तान में, उत्तरी बिंदु मांडा लद्दाख में, और दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में। और कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। अगर इसकी बात करें इसके काल निर्धारण की, कि इसका समय निर्धारण था, तो काल निर्धारण था, इसमें बहुत मतभेद है। लेकिन तुमसे पूछता है कि कार्बन डेटिंग, जो किसी भी चीज़ की आयु मापने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता, तो उसके अनुसार क्या था, तो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया कार्बन डेटिंग के हिसाब से। ठीक है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। चलिए देखिए, अब आगे बात करें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। स्पष्ट लिख के दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दिया, वैदिक सभ्यता के नाम दिया। तो जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए आगे बात करते हैं,
तुमसे अगर आगे पूछ ले, चलिए आगे बात करें, तुमसे पूछ ले। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। किसकी बात करते हैं? हड़प्पा की बात करते हैं, ठीक है। हड़प्पा, सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ से किस किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, याद रखना, ठीक है। हड़प्पा से किस किस के साक्ष्य मिले? तो एक तो अन्नागार मिली, अन्नागार मिला, और कब्रिस्तान। अगर तुमसे पूछ ले कि अन्नागार और कब्रिस्तान कहाँ से मिले, तो हड़प्पा से मिले। हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। इसको भी तुम याद रखना। आगे बात करें मोहनजोदड़ो। किसकी बात करें? मोहनजोदड़ो की बात करें। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो से देखिए क्या क्या मिला। तो एक तो स्नानागार मिला, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, याद रखना। स्नानागार मिला, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली। डायरेक्ट पूछिएगा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली, स्नानागार मिला, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। और विशाल अन्नागार, ठीक है। सॉरी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत यही थी, विशाल अन्नागार थी, स्नानागार नहीं थी, ठीक है, याद रखना। विशाल अन्नागार बना थे। अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से भी मिले, मोहनजोदड़ो से भी मिले, ठीक है। लेकिन विशाल अन्नागार और ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, याद रखना। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, इसको याद रखना, मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। स्नानागार मिला, नर्तकी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, और विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले, और ये सबसे बड़ी इमारत थी। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। आगे बात करें, देखिए अगर तुमसे आगे पूछ ले, आगे याद रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप तो सिर्फ पढ़ लेना। अगर तुमसे पूछ ले कि मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाना, तो मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? मन के बनाने का कारखाना चंद हुदड़ों से मिला। कहाँ से मिला? मन के बनाने का कारखाना चंद हुदड़ों से मिला, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल। कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, ठीक है। और चावल के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य लोथल से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो लोथल से मिले। सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, ठीक है। आगे बात करें कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। अगर तुमसे पूछ ले जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? तो जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले, ठीक है। आगे बात करें, और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते थे। क्या कहते थे? कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती कहा गया। गरीबों की बस्ती या फिर दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो घोड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिले। कहाँ से मिले? घोड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिले, ठीक है। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो घोड़े के साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिले, इसको भी याद रखना। आगे बात करें धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें,
धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा, ठीक है, एकमात्र ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। क्या था? जो कि 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, धौलावीरा कैसा नगर था? धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। देखिए आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले तो आगे बात करते हैं। आगे बात करें, देखिए धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा को कैसा नगर था? 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा को कोटड़ा टिब्बा भी कहते हैं। क्या कहते? कोटड़ा टिब्बा। इसको भी तुम याद रखना। ठीक है, धौलावीरा को क्या कहते? धौलावीरा को कोटड़ा टिब्बा भी कहते थे। और एकमात्र ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। और भारत में, मतलब भारत का 44वां यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को की सूची में 44वां विश्व विरासत वो है। ठीक है, यूनेस्को की सूची में 44वां नहीं, सॉरी 40वां स्थल है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे 39वां कौन सा है, 39वां रामप्पा मंदिर है। 39वां रामप्पा मंदिर है। और 40वां तो धौलावीरा है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आगे बात करें, ठीक है, इसको भी तुम याद रखना। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। तो जो कि कितने भागों में? 3 भागों में। तो 44वां यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में था, स्थल है। और 39वां रामप्पा मंदिर है। अगर तुमसे वैदिक सभ्यता पूछ ले, वैदिक सभ्यता की ओर बात कर लेते हैं थोड़ी। वैदिक सभ्यता पूछ ले, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी नगरीय थी। ये कैसी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ग्रामीण सभ्यता है। अगर तुमसे पूछे कि इसके संस्थापक किसे माना जाता, तो इसका संस्थापक आर्यों को माना जाता। ठीक है, इसका संस्थापक आर्यों को माना जाता। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों, मेरी एक छोटी सी क्लास मैंने आपके सामने बना दी है। यदि क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करें और प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और जम की तैयारी करें। सिर्फ पेपर के 10 से कुछ 8 ही 10 दिन बचे हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।